Please click on the subscribe button and press the bell icon. नमस्कार and welcome to आचार्य गणेश। Now आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है, दिस टॉपिक इज लाल किताब रिफ्रेशर कोर्स। मतलब साफ है, हम लाल किताब के बारे में बात करने वाले हैं और ये एक रिफ्रेशर कोर्स है। इसका मतलब जिसको आता है उनको पूरा रिवीजन करा दिया जाएगा विद इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। और जो जो चीजें हम मिस करते हैं वो सारी चीजें हम एक एक करके, जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको हम मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी कैलकुलेशन गलत हो जाती है, या हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन तक या एग्जैक्ट प्रिडिक्शन तक नहीं पहुंच पाते, हम आसपास घूमते हैं, उसको ठीक करना। बिकॉज बहुत सारे लोगों को मैंने पढ़ाया है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो और जगह से भी जिन्होंने पढ़ाई करी है, उन लोगों के भी रोज फोन आते हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं, नोन हैं। उन सबका एक ही कहना है कि हम जब प्रिडिक्शन देते हैं तो हम कुछ चीजों पे एग्जैक्टली पिन पॉइंटेड नहीं पहुंच पाते। उसका रीजन क्या है? रीजन इज बेसिक्स मिसिंग है। जब भी, अगर आप एक बार ध्यान रखें, जब हमने स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई करी थी तो जिसका बेसिक स्ट्रांग था उसका फॉर हिम और फॉर हर इट वाज रियली ग्रेट। जिसका स्ट्रांग था उसने फटाफट आगे उसका स्पीड अप हो गया। जिसका बेसिक वीक है वो कभी कुछ नहीं सीख पाएगा, या उसको सीखने में नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो मेरा जो बेसिकली जो फंडा है वो ये है, अपना बेसिक स्ट्रांग कर लीजिए। जितना ज्यादा आपका बेसिक स्ट्रांग होगा उतना ही आपका प्रिडिक्शन का एक्यूरेसी बढ़ेगा, वन स्पीड बढ़ेगी। जितनी जल्दी आप प्रिडिक्शन देंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। मेरा जो स्टाइल है पढ़ाने का, मैं 30 सेकंड में चार्ट को एनालाइज करना सिखाता हूं। दैट इज माय स्टाइल। अगर आप 30 सेकंड में चार्ट को समझ सकते हैं तो आप उस चार्ट को पढ़ पाएंगे, वरना आप नहीं पढ़ पाएंगे। और वो मैं टेक्निक आपको दे दूंगा इस सेशन में कि हाउ टू स्टार्ट, कैसे करेंगे। रमेश जी ने अभी सेशन शुरू होने से पहले जो चिट चैट करने में बात कही थी कि एक चार्ट लेके पूरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, वो मैं जरूर करूंगा। और रमेश जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक नहीं करेंगे, हम आप सबके चार्ट करेंगे, मजा तब आएगा। अगर कोई रूल है तो वो सब पे मैच करेगा, अगर किसी पे मैच नहीं करेगा तो उसके पीछे कोई ना कोई एक्सेप्शनल रूल होगा। तो हमें रूल्स भी समझना होगा और हमें एक्सेप्शनल रूल्स भी समझना होगा। जिसको रूल्स और एक्सेप्शनल रूल्स दोनों आएंगे उसी का प्रेडिक्शन ठीक होगा। सिर्फ रूल से नहीं होगा, गलती के चांसेस है। एक्सेप्शनल रूल्स भी आना जरूरी है, ठीक है, ताकि आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक्स ना हो। ठीक है, ये सेशन इज अ फ्री सेशन एंड फॉर एवरीवन, एनीवन कैन ज्वाइन। अगर आपके फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स, आपके ग्रुप में जो लोगों के पास ये लिंक नहीं पहुंचा है, प्लीज उन तक ये लिंक पहुंचा दीजिए। जिसको भी सीखना है वो इसका जूम लिंक दे दीजिए, हमारा फॉर्म का लिंक दे दीजिए और रजिस्टर होते जाएंगे और उसमें ऐड हम करते जाएंगे, सो दैट जितने ज्यादा लोगों को हम पढ़ा सकें, सिखा सकें, हम सिखाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लाल किताब, व्हाट इज लाल किताब? अगर मुझसे पूछा जाए फॉर यू व्हाट इज लाल किताब, सो आई विल से आफ्टर गीता दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑफ द वर्ल्ड। आफ्टर गीता, गीता इज नंबर 1। ओके, ये मेरा प्रोस्पेक्टिव है, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मैं इसको ऐसे ही देखता हूँ। गीता में तो ये लिखा है कि आपको धर्म करना चाहिए, अधर्म नहीं करना चाहिए। आज के टाइम में धर्म और अधर्म तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपको क्या करना है और क्या नहीं करना वो कहीं और नहीं लिखा, वो इस किताब में लिखा है। दिस इज द बुक विच टेल्स यू व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, व्हेन टू डू, व्हेन नॉट टू डू। कब करना है और कब नहीं करना, ये दोनों सिर्फ इस किताब में लिखा है, बाकी बुक्स में नहीं लिखा। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, लाल किताब जो लोग पढ़ते हैं वो कहते हैं कि लाल किताब इज अ बुक ऑफ रेमेडीज। यस, मैं कहता हूं हाँ, और बहुत सारे लोग लाल किताब से इसलिए चढ़ते हैं कि इसमें खाली रेमेडीज है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं ये सबके लिए, एक क्वेश्चन फ्रॉम एवरीवन। आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे और कहेंगे मेरे सर में दर्द हो रहा है,
वो आपका एमआरआई करेगा, टेस्ट करेगा, बहुत सारे सवाल पूछेगा और उसके बाद कहेगा हाँ जी आपके सर में दर्द हो रहा है, मैंने कंफर्म कर दिया। क्या आप इसके लिए डॉक्टर के पास जाते हैं? आप डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं। सर दर्द है आपको, ये आपको भी पता है और ये डॉक्टर ने भी कंफर्म कर दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ता है? रेमेडी ही एक ऐसी चीज है जिसके लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको हम, वो भी एक रेमेडी है विच इज नोन एज मेडिसिन, दवाई। ज्योतिष की दवाई क्या है? जो रेमेडी है। आप सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, रेमेडी है। गाय को चारा खिलाइए, रेमेडी है। कबूतरों को दाना दीजिए, रेमेडी है। चींटियों को उनका खाना दीजिए, रेमेडी है। डॉग को कुछ दीजिए, वो रेमेडी है। पितरों का तर्पण करिए, वो रेमेडी है। ठीक है, ये सब रेमेडी तो है। तो अगर डॉक्टर के पास जाना, अगर डॉक्टर के पास जाना और दवाई लेना ठीक नहीं है, तो लाल किताब की रेमेडी भी लेना ठीक नहीं है। Where is the challenge? Don't come, don't ask for remedy. If pain is there, only then medicine is required. Remedy कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी मंदिर में गए, किसी ने जाकर प्रसाद ले लिया ना। रेमेडी स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए स्पेसिफिक दवाई है रेमेडी। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको उसकी स्पेसिफिक दवाई मिलनी चाहिए। इसका मतलब कि हो सकता है कि दो लोगों को एक ही तरह की प्रॉब्लम हो, लेकिन दोनों का, जैसे मेडिसिन साइंस में ये होता है कि अगर दो लोगों को एक ही प्रॉब्लम है, दोनों की दवाई अलग हो सकती है। उसी तरीके से दोनों की रेमेडी एक ही प्रॉब्लम की दो अलग हो सकती है। ठीक है, तो ये है प्रोस्पेक्टिव लाल किताब का। और जिसको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना नहीं आया, वो रेमेडी क्या दे देगा? आप कभी ऐसा हुआ है क्या, आपके सिर में दर्द है और आप पैर दर्द वाले डॉक्टर को दिखाने चले गए, ऑर्थो वाले को दिखाने चले गए, कि मेरे जॉइंट पेन वाले को दिखाने चले गए? ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता ना। तो पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब तक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं होगी, दवाई नहीं दी जा सकती। दैट इज फॉर श्योर, एंड ऑल द रेमेडीज आर मेडिसिन। ठीक है, तो जो लोग ये कहते हैं कि लाल किताब सिर्फ रेमेडी की साइंस है, सब मेडिकल साइंस भी तो दवाइयों की ही तो साइंस है। आपको कोई तकलीफ है तभी आप डॉक्टर से मिलने जाते हैं, तकलीफ नहीं है आप नहीं जाते। अगर आपको आपको प्लानिटरी कोई प्रॉब्लम है तभी आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, उससे रेमेडी मांगते हैं, वो रेमेडी दे देता है। तो हमारा जॉब एक तरह का इनडायरेक्टली डॉक्टर जैसा ही काम है। जैसे वो अपनी कुछ लाल पीली नीली हरी, कुछ कैप्सूल शेप में, कोई सिरिंज वो इंजेक्शन के शेप में, कोई टीका लगाने के शेप में जो दवाई देता है, वैसे हम भी अलग अलग दवाई देते हैं। वो बॉडी का इलाज करते हैं, हम प्लैनेटरी एनर्जी का इलाज करते हैं, कोई और फर्क तो है नहीं। ठीक है, तो इस प्रोफेशन को, जैसे वो एक नोबल कॉज है, वैसे हमारे लिए भी एक नोबल कॉज है। हमको भी सबको साथ लेकर टेक केयर करना चाहिए और वो करना चाहिए। सो रेमेडीज उसी हिसाब से देनी चाहिए। ठीक है, और आपकी जिसकी रेमेडीज अच्छी हैं, जो सूट करती है, आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके बाहर लाइनें लगी, 2-2 दिन 3-3 दिन की वेटिंग है, सब दिखाना तो उन्हीं को है। क्यों? क्योंकि वो एक दवाई में ठीक कर देते हैं। और बहुत सारे ऐसे खाली बैठे, क्यों? क्योंकि उनकी दवाइयों की लिस्ट बड़ी लंबी होती है। अच्छा डॉक्टर वो है जो कम से कम और सस्ती दवाई में, अफोर्डेबल दवाई में आपका इलाज कर दे। अच्छा डॉक्टर वो नहीं है जो एक छोटे से एसिडिटी के लिए जो एक छोटी सी दवाई देकर ठीक की जा सकती है, उसके लिए एमआरआई लिख दे। दैट इज नॉट अ गुड डॉक्टर। ठीक है, वो अच्छा डॉक्टर नहीं है। अच्छा डॉक्टर वो है कि सिम्टम पकड़े और रेमेडी दे। हमारा भी वही काम है, सिम्टम पकड़े, रेमेडी दीजिए। रेमेडी इजी टू परफॉर्म होनी चाहिए, फास्ट रिजल्ट देनी चाहिए और अफोर्डेबल होनी चाहिए। ये तीनों फीचर होना चाहिए। जिसके पास ये तीनों फीचर है उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, वो एक्चुअली सेवा करने वाला है। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब शुरू करते हैं लाल किताब, क्योंकि इसके कवर का रंग लाल है। जब इसे लिखा गया था, दैट वाज अ रेड कवर, तो इसको लाल किताब बोल दिया गया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये
एक ऐसी साइंस है जो सबको नहीं पढ़नी चाहिए, मेरा ऐसा मानना बिल्कुल नहीं, ये सबको पढ़नी चाहिए। ऑल एस्ट्रोलॉजर्स शुड नो दिस। कारण आपको रेमेडी देना आना चाहिए, आपको प्रिडिक्शन देना आना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आपको आती हैं तो साइंस चाहे आप कोई भी पकड़ लीजिए, चाहे आप जर्नी में पढ़ लीजिए, चाहे वैदिक कर लीजिए, चाहे केपी कर लीजिए, चाहे नाड़ी कर लीजिए, चाहे टैरो कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। नेट रिजल्ट, आपके पास कोई क्लाइंट है, कोई आया है परेशान, तो आपको आपको उसे उसकी तकलीफ को दूर करना है। दैट शुड बी द एजेंडा। ओके, ये हो गया इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अब लाल किताब में ऐसा क्या है? वन, फास्टेस्ट प्रेडिक्शन, बिकॉज लाल किताब सिम्टम्स पे काम करता है एंड वी विल डिस्कस दो सिम्टम्स हियर इन दीज सेशंस। हम ये सब करने वाले हैं। ओके, सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट, वो रेमेडीज बड़ी शार्प शूटिंग, रेमेडीज के थ्रू हम शार्प शूटिंग करते हैं, इमीडिएट रिजल्ट और वेरी क्विक रिजल्ट हम लाने की कोशिश करते हैं। ये दो ही चीजें, प्रेडिक्शन एंड रेमेडीज, जिसकी ये दो स्ट्रेंथ है वो कभी फेल नहीं होगा। ठीक है, और लाल किताब में ये दोनों चीजें बहुत ईजी है, प्रोवाइडेड आपको जो मैं अभी कुछ 3 स्लाइड दिखाऊंगा शुरू की, अगर आपको वो 3 स्लाइड आती है तो अगर आप उसे समझते हैं तो आपको जितनी ज्योतिष आती है वो सब डबल होने वाली है विद इन नेक्स्ट 3 सेशन। ओके, अभी समझाते हैं। ओके, अ टेक्निक ऑफ फाइंडिंग इवेंट्स इन लाइफ, व्हाट गुड और बैड विल हैपन, क्या अच्छा क्या बुरा होने वाला है, इसको ढूंढना, यही लाल किताब का पर्पस है। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेडिक्शंस नाउ। ओके, सेकंड, दिस बुक इज फाइंडिंग ऑफ लक एंड कर्सेस, आपका किस्मत का प्लेनेट कौन सा है और आपके लिए कर्स वाला प्लेनेट कौन सा है, ये दोनों इसी में दिखते हैं। द बुक हैज मेथड रेमेडीज which has most beautiful way to deal with bad or enhancing good events in life, in life. Okay, these methods can only deal events but cannot change death. Death is the final, death is final and cannot be changed. Astrologers are only facilitators. God is the final authority. जो भगवान ने लिख के दिया है वो आपको पक्का मिलने वाला है। हम एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कोई अपने आप को भगवान समझने की कोशिश ना करें। अगर आप वो करेंगे तो गलती आप कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ एंड डेथ इज फाइनली इन द हैंड्स ऑफ गॉड। हमारा उसमें कोई दखलंदाजी नहीं है। कोई मरता हुआ आया, आपने रेमेडी दे दी, वो जी गया, ये जरूरी नहीं है। आप नहीं कर सकते ये, इट इज नॉट पॉसिबल, टेक्निकली नॉट पॉसिबल। आपकी रेमेडी उसकी किस्मत में लिखा होगा कि रेमेडी करके मैं बच जाऊंगा, 2 साल और जी जाऊंगा, वो जी जाएगा। नहीं लिखा होगा, नहीं जिएगा। आप किसी की किस्मत नहीं बदल सकते। इस गलतफहमी से बाहर आ जाइएगा सबसे पहले। तो हैव दैट ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द साइंस एंड टुवर्ड्स द गॉड। ओके, सो नाउ स्लाइड नंबर 2, लेट अस मूव टू स्लाइड नंबर 2, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। ये देखिए, स्लाइड इज कमिंग ऑन योर स्क्रीन। लाल किताब में राशियों का वैल्यू नहीं है, ऐसा लाल किताब में लिखा है, समझाया गया। ठीक है, नाउ हाउसेस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल हियर। राशियों का ज्यादा संबंध नहीं। जो थर्ड स्लाइड है डायरेक्शंस की, उसको अभी छोड़ दीजिए, वो जो एस्ट्रो वास्तु हम कभी पढ़ाएंगे तो उसमें बात करने वाले हैं। ठीक है, हमारा जो प्राइमरी जो डिस्कशन का पॉइंट है वो ये है, जहां लिखा हुआ है लाल किताब एसोसिएट प्लैनेट। मेरी स्लाइड्स का प्लीज फोटो ले लीजिएगा, अपने फोन में रखिएगा, व्हेन एवर रिक्वायर्ड इसको ओपन करके आप देख सकते हैं। ओके, हम बात कर रहे हैं सन एंड मार्स, फर्स्ट हाउस। हम इसको मान के चलते हैं कि जो भी हमारा चार्ट है उसमें फर्स्ट हाउस को हम हमेशा एरीज ही मानेंगे। यानी राशियों का कोई मतलब नहीं है। आप एक चार्ट बनाइए, सारे प्लैनेट्स उसमें लिख दीजिए, राशियों का नंबर मिटा दीजिए और 1 से लेकर 12 तक डाल दीजिए, 1 2 3 4 अप टू 12, बस खत्म। यानी हाउस डिपेंडेंट है, राशि डिपेंडेंट लाल किताब नहीं है। और पहले घर का मालिक यानी एरीज का मालिक, अगर मैं यहाँ पे एरीज वर्ड बोलना नहीं चाहिए पर आप लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूँ। फर्स्ट हाउस ओनर इज मार्स, सन इज एक्सॉल्टेड, सन इज सिग्निफिकेटर, सैटर्न वहां नीच का होता है,
और मंगल का वो मालिकाना हक है उस घर का, ठीक है, ऐसा हम बात करते हैं। नो सेकंड हाउस, वीनस ओनर है, जुपिटर सिग्निफिकेटर है ना। आप मुझसे बात कर सकते हैं, अच्छा इसमें मून एग्जॉल्टेड होता है, नीच का दूसरे घर में कोई नहीं होता। ये बात आपको ध्यान से समझनी होगी। लाल किताब में सेकंड हाउस को बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया गया। हालांकि सारे हाउसेस का अपना अपना वैल्यू है, बट सेकंड हाउस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू टॉक अबाउट रेमेडीज। दूसरा घर और चौथा घर और सातवां घर, ये सबसे ज्यादा काम आने वाले घर हैं इन टर्म्स ऑफ रेमेडीज। 247 इसका ध्यान रखेंगे। ओके, नाउ दूसरा घर सबसे इंपॉर्टेंट घर है। फर्स्ट हाउस तो हमारा शरीर है, तो एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट वो हुआ। दूसरा घर हुआ हमारा परिवार। जैसे ही जन्म हुआ आप किस परिवार में गए वो आपका सेकंड हाउस बताता है, और आपके फादर के बारे में 9th हाउस बताता है। तो एक्चुअली आपका लक सेकंड हाउस एंड 9th हाउस दोनों पे डिपेंडेंट है। अब कोई हो सकता है मल्टी मिलियनर के यहाँ पैदा हुआ हो, और कोई हो सकता है किसी ऑटो वाले रिक्शे वाले के यहाँ पैदा हुआ हो। ओके, तो इट डिपेंड्स। आपका दूसरा घर second house of your chart is very important. Why it is important? Because this chart tells you, the second house tells you how much wealthy you are. कितने पैसे हैं आपके पास, आपके शौक पूरे किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। आपके पेरेंट्स के पास पैसे ही नहीं है तो आपको टॉयज कहां से दिलाएंगे, आपको किसी बहुत ब्रांडेड स्कूल में कैसे पढ़ाएंगे, आपको फॉरेन एजुकेशन कैसे कराएंगे, आपको फॉरेन ट्रेवल कैसे कराएंगे, महंगी गाड़ी में कैसे घुमाएंगे, बिकॉज दे डू नॉट हैव वेल्थ। सो योर सेकंड हाउस विल टेल यू, अरे आप कहां आ गए इस दुनिया में। आप खुली बोले आपकी बार फिर वही गरीब के घर में, यह सेकंड हाउस बताता है। और अगर किसी का जन्म किसी अच्छी रिच फैमिली में हुआ, पैलेस वैलेस है, बढ़िया सी गाड़ी है, रोल्स रॉयस टाइप्स है ना, 10-20-30 नौकर रखे हुए हैं, तो दे आर हेल्पिंग, दैट इज ऑल योर सपोर्ट। द सेकंड हाउस एक्चुअली टेल्स यू वेयर यू आर। आपके जन्म के समय आपके परिवार की स्थिति क्या थी, और आपके परिवार की स्थिति में 9th हाउस का बड़ा रोल है, 9th हाउस ऑफ लक, 9th हाउस ऑफ लक और 9th हाउस ऑफ फादर, दोनों एक ही बात है। 9th हाउस ऑफ गुरु, वो भी वही बात है। कभी हम उससे लक देखते हैं, कभी हम उससे गुरु देखते हैं, कभी उससे फादर देखते हैं, बिकॉज ये तीनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आपका जन्म हुआ, इफ यू आर बोर्न इन अ फैमिली और आपने देखा फादर इज वेरी रिच बट नॉन केयरिंग, क्या कर लोगे? और फादर इज वेरी वेरी पुअर, कैन नॉट टेक केयर ऑफ यू बिकॉज ही इज ऑलवेज बिजी इन मेकिंग मनी, कि उसको खाना मिल जाए, केयर बाद में दे दूंगा यार, खाना तो दे दूं। दैट इज 9th हाउस एंड सेकंड हाउस, फादर एंड आपकी किस्मत, ये दोनों, these two are houses are very very important, और आई एम श्योर आप सब लोग इस बात से एग्री करते होंगे। थर्ड हाउस इज योर एफर्ट। थर्ड हाउस आपका क्या है? एफर्ट है। और आपका एफर्ट होने का मतलब क्या है? मार्स सिग्निफिकेटर है एंड मून सॉरी मरकरी इसका ओनर है। अब आप कहेंगे यार ये सिग्निफिकेटर का मतलब समझाओ, ये सिग्निफिकेटर क्या होता है? ओनर तो समझ में आ गया, इसका मालिक है, समझ में आ गया। But what is significator? That means ये planet significator is more powerful than owner. हिंदी में से बोलते हैं कारकत्व। अगर ये प्लैनेट यानी मार्स का मैंने बोला थर्ड हाउस, तो मार्स अगर थर्ड हाउस में है वो अपना डेफिनेट रिजल्ट देगा, दैट इज द मीनिंग। सूर्य अगर सेकंड हाउस में सॉरी फर्स्ट हाउस में सिग्निफिकेटर है, दैट मींस sun will definitely give result of first house, you cannot change it, it is a significator, आप उसको रिजल्ट नहीं बदल पाएंगे, it is really very tough to handle it।
Second house, Jupiter is significator and moon is owner. Venus is owner and moon is exalted. अब समझ लीजिए तीन प्लेनेट आ गए उसमें. एक क्या हुआ? One is owner. Owner is Venus. भैया Venus यहाँ रहेगा, बहुत अच्छा है, very good. Moon is exalted. Moon यहाँ होगा और भी अच्छा है, because exalted है, very good, very powerful. And Jupiter, definite result will come. यहाँ तक बात समझ में आ गई? Third house, Mars is very very powerful. You cannot change result of Mars easily. But Mercury है, Mercury owner है. आप उसके साथ डील कर सकते हैं, उससे डील करना थोड़ा आसान. सिग्निफिकेटर से डील करना इज वेरी टफ. हम आगे वाले सेशंस में बात करेंगे. अगर आपको ध्यान हो, जब हम लोग चिट चैट कर रहे थे, समवन वाज आस्किंग, सर ये ग्रह फल का और राशि फल का क्या है, इसका इनसे संबंध आने वाला. आगे मैं इसमें कुछ मिक्स मैच करूंगा और आपको समझाऊंगा. ठीक है? ओके ओके. लेट अस टॉक अबाउट फोर्थ हाउस. Is it visible now? Fourth house. Fourth house owned by moon. Jupiter is exalted and Mars is in debilitation. इसका मतलब क्या है कि जुपिटर चौथे घर में exalted है, यानी बहुत अच्छा है, उच्च का है, और मार्स वहां नीच का है. वो आप कहेंगे and moon is owner and significant. यानी if moon is in fourth house, इसका रिजल्ट बदलना विल बी वेरी टफ, और इसका रिजल्ट नॉर्मली बहुत अच्छा होता है. देयर आर ओनली फ्यू प्लैनेट्स जिसका सिग्निफिकेटर हाउस भी है और वो बुरा भी है. ध्यान रखना. नॉर्मली सिग्निफिकेशन मींस, आई एम सेइंग नॉर्मली सिग्निफिकेशन मींस पावरफुल एंड गुड. लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शंस. केतु अगर छठे घर में है, इट इज सिग्निफिकेटर फॉर सिक्स्थ हाउस बट वेरी बैड. Rahu is significator for 12th house, but very bad. So Rahu Ketu 12th and 6th is the worst placement. इससे खराब नहीं हो सकता, क्योंकि सिग्निफिकेटर भी है और पावरफुल भी है. इसका रिजल्ट बदलना आसान नहीं है. इट इज वेरी डिफिकल्ट इसके साथ डील करना. इज इट क्लियर ना? बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट पे चलते हैं. फिफ्थ हाउस, लियो. सन इज ओनर, जुपिटर इज सिग्निफिकेटर. कोई एक्सॉल्टेड नहीं, कोई नेगेटिव रिजल्ट वाला नहीं है, छोड़ दो. सिक्स्थ हाउस, मरकरी. मरकरी इज एक्सॉल्टेड, सिग्निफिकेटर भी मरकरी है, एंड वीनस इज इन डेबिलिटेशन. सिक्स्थ हाउस, वीनस इज इन डेबिलिटेशन, दैट मींस वीनस खराब है. मरकरी सिक्स्थ हाउस, सिग्निफिकेटर एंड ओनर और उच्च का, वेरी वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल. ठीक है? केतु के लिए मैंने बोला था, इस स्लाइड में लिखा नहीं है, फिर रिपीट कर रहा हूं. केतु इज को लॉर्ड ऑफ सिक्स्थ हाउस. नोट कर लीजिए इस बात को. केतु इज को लॉर्ड ऑफ सिक्स्थ हाउस एंड सिग्निफिकेटर फॉर सिक्स्थ हाउस. यहाँ पे केतु का रिजल्ट बदला नहीं जा सकता, उसके लिए अलग तरीके से डील करना होगा. ओके? एंड इट इज नेगेटिव. नाउ सेवेंथ हाउस हम बात कर रहे हैं. Significator is Mercury, owned by Venus. Exalted is Saturn और सूर्य नीच का है. सातवां घर, सातवां घर किसका है? सातवां घर है करियर का. एक बात ध्यान रखिएगा, if a planet is exalted in one house, उससे अपोजिट वाला हाउस जो भी होगा उससे सेवेंथ, that planet is negative. सूर्य लगन में exalted था, सातवें घर में नीच का है. क्यों? क्योंकि जब सनराइज होता है तो लगन में होता है, जब सनसेट होता है तो सातवें घर में होता है. डूबता हुआ सूर्य अच्छा नहीं माना गया है, उगता हुआ सूर्य अच्छा माना गया है. बात समझ में आ गई? ओके? ऐसे ही सैटर्न इज सेवेंथ हाउस. सैटर्न इज गुड, बट इन लग्न सैटर्न इज इन डेबिलिटेशन. क्यों भाई? शनि रात का देवता है, अंधेरे का. जब सूर्य डूबता है तो शनि को पावर मिलती है, अंधेरा वापस आता है. तो सैटर्न इज पावरफुल, वेरी पावरफुल फ्रॉम सेवेंथ हाउस, क्योंकि वहां से सूर्य की पावर खत्म हो जाती है और सन मतलब लाइट खत्म हो जाती है, एंड सैटर्न का अंधेरा शुरू हो जाता है. और शनि रात का मालिक है, सूर्य दिन का मालिक है. ओके? इसलिए जब सनराइज होता है दैट मींस फर्स्ट हाउस में सन होता है,
उस वक्त शनि नीच का होता है, क्योंकि अंधेरा खत्म हो रहा होता है और रोशनी आ रही होती है। जब लाइट आती है तो सूर्य उच्च का, जब लाइट जाती है तो नीच का, जब अंधेरा आता है तो शनि उच्च का, और जब अंधेरा जाता है तो शनि नीच का। ये बात समझ आ गई? ओके, आगे बढ़े। वीनस इज ओनर ऑफ 7th हाउस। अब जिस घर में सूर्य डूबेगा उस घर का मालिक तो सूर्य का दुश्मन ही होगा, तो नीच का है, तो ये दोनों आपस में दुश्मन भी है। अभी अपन आगे वाली स्लाइड में कवर करेंगे। वीनस एंड सन बोथ आर एनिमीज, आगे कवर करने वाले हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्कॉर्पियो साइन। आप कहेंगे मार्स इज ओनर, मून इन डेबिलिटेशन, एक्सॉल्टेड कोई नहीं है, और सैटर्न इज सिग्निफिकेटर। ध्यान रखिएगा, अभी मार्स के लिए भी स्पेशल हूँ। मार्स इज सिग्निफिकेटर फॉर 3rd हाउस, मार्स इज सिग्निफिकेटर फॉर 8th हाउस, मार्स इज ओनर ऑफ 8th हाउस। 8वें घर का मालिक है, 8वें घर का सिग्निफिकेटर है मार्स, लेकिन 8वें घर में मंगल सबसे खराब होता है। जैसे चौथे में बहुत खराब होता है, 4th हाउस, अब नोट करते चलिए, मैं टेक्निक्स आपको ये देता चलूंगा। 4th हाउस मार्स, बैड हेल्थ, बैड वेल्थ, गरीबी की निशानी है चौथा मंगल। 8th हाउस मार्स, वेरी बैड, आग लगना, दुर्घटनाएं होना, पेरेंटल प्रॉपर्टी में इशू हो जाना, दैट इज 8th हाउस मार्स। ये भी खराब है, एंड ये कह रहे हैं मार्स इज सिग्निफिकेटर फॉर 8th हाउस। इसका मतलब बहुत खराब है। एक तो सिग्निफिकेटर यानी वेरी पावरफुल, दूसरा ओनर, और दूसरी चीज भी होगी, और तीसरा खराब। तीनों चीजें एक साथ। ऐसे हमने केतु 6th हाउस की बात करी थी, ऐसे करी थी ना अभी। नेक्स्ट 9th हाउस। 9th हाउस किसका होता है? अच्छा, एक और बात, 8th हाउस में चंद्रमा नीच का होता है। चंद्रमा सुख का देवता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। शनि दुख का देवता है, चंद्रमा सुख का देवता है। चंद्रमा चौथे घर का ओनर और सिग्निफिकेटर है, शनि 10वें घर का ओनर सिग्निफिकेटर है। किसी भी घर से 7वां घर उसका दुश्मन होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हस्बैंड का घर 7वां पहला और वाइफ का 7वां, या वाइफ का पहला और हस्बैंड का 7वां आपस में दुश्मन है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। ये आप लोग जानते हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा। ओके, बट प्लीज अंडरस्टैंड, चौथा घर सुख का और 10वां घर कर्म का। कर्म करने जाएंगे तो तकलीफ होगी, इसीलिए शनि दुख का देवता है। अगर काम करो तो इसका मतलब घर छोड़ के जाना पड़ेगा काम करने के लिए, आराम को छोड़ना पड़ेगा। यू हैव टू कम अप, गेट अप, लीव योर बेड एंड गो टू वर्क, दैट इज 10th हाउस। चौथा सुख और 10वां कर्म, कर्म का मतलब दुख है, एफर्ट करना पड़ेगा, शरीर को कष्ट होगा, कहीं ना कहीं जहां जॉब करते हो वहां जाएगा, बॉस की बात भी सुननी पड़ेगी, बिजनेस में होंगे आपके पैसे भी फंस जाएंगे, एम्प्लॉइज आपकी नहीं सुन होंगे, वॉट एवर, देयर आर 100 चैलेंजेस एट वर्क प्लेस। घर में क्या चैलेंज? उठे, खाना खाए, सो गए, थोड़ी देर टीवी देख लिया, दैट इज योर कंफर्ट जोन। करेक्ट? यहां तक बात समझ में आ रही है? ओके, नाउ तो सुख का देवता इज मून इज गॉन इनटू 8th हाउस, और नीच का क्यों? 2nd हाउस चाइल्ड बर्थ, एक्सटेंशन इन फैमिली, 8th हाउस ऑफ डेथ। जब घर में चाइल्ड बर्थ होता है सब लोग खुश हो जाते हैं। किसी की मैरिज होती है, दैट इज आल्सो एक्सटेंशन इन फैमिली, कोई नया मेंबर घर में जुड़ा, ठीक है। एक्सटेंशन इन फैमिली क्या होता है जी? ढोल नगाड़े बढ़ रहे हैं, बज रहे हैं, बड़ा शामियाना लगाया जा रहा है, डिनर पे 100-200 लोगों को बुलाया जा रहा है, सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं लड़का लड़की को। 8th हाउस होगा तो क्या होगा? व्हाट इज 8th हाउस? 8th हाउस ऑफ डेथ। अब क्या होगा 8th हाउस में? कि पहले 2nd हाउस में तो सेलिब्रेशन था, एंड 8th हाउस में क्या है? 8th हाउस में सैडनेस है। आप जैसे मिल रहे हैं, आप वहां पे सांत्वना ही दे रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, या आप उसके साथ में उसके दुख में शामिल हैं, साथ में रो रहे हैं। That's it. No one is celebrating. Everyone is unhappy, sad. मूल मन है, चंद्रमा आपका मन है, जब वो एग्जॉल्टेड है आप खुश हैं,
और जब वो डेबिलिटेशन में है आप दुखी। 8वां घर क्या है? सडन इवेंट्स। सडन इवेंट किसको पसंद है? सडनली लॉटरी खुल जाए तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन सडनली एक्सीडेंट हो जाए तो? लॉटरी तो कोई 1 करोड़ लोग में से एक की खुलती होगी, लेकिन दुर्घटना तो 1 करोड़ में से 1000 की रोज होती होगी। करेक्ट? तो 8th हाउस इज नॉट अ गुड हाउस। 8th हाउस ऑफ डेथ, 8th हाउस ऑफ ट्रबल्स, 8th हाउस ऑफ लॉन्ग डिजीज। कौन चाहता है लॉन्ग डिजीज लेना? कौन चाहता है एक्सीडेंट करवाना? कौन चाहता है डेथ? सो मून इज अनहैप्पी इन 8th हाउस। ओके, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। एंड मून आपका मन है, सुख है, खुशी है, एजुकेशन है, हैप्पीनेस है, मदर है। 9th हाउस ऑफ योर लक एंड फादर, धर्मा एंड धर्मा। करेक्ट? 9th हाउस कौन है? आपकी किस्मत है, नवा घर। इफ योर 9th हाउस is not good, your luck is not in your favor. Who controls your luck? Jupiter, because Jupiter is owner and significator of 9th house. कोई प्लेनेट वहां नीच का नहीं है एज पर रूल, बट राहु वहां था तो ट्रबल करता है, इसलिए हम कहते हैं राहु नीच का है। केतु, केतु is in 9th house because Jupiter is spirituality and Ketu is also spirituality. When Ketu is in 9th house, it is exalted. हम बोलते हैं क्यों? क्योंकि केतु इज फॉलोअर ऑफ जुपिटर। जैसा जुपिटर वैसा केतु, और जुपिटर के घर में जाके सब खुश रहते हैं। स्टूडेंट, if there is a serious student who will go to teacher's house or in a school or in a college or in a training center and he will be happy. क्यों? सीखने को मिलेगा। जुपिटर धर्म है, केतु स्पिरिचुअलिटी है, दोनों का साथ बहुत अच्छा है। तो केतु इज वेरी हैप्पी इन 9th हाउस, but राहु इज इन 9th हाउस इज वेरी बैड। 9th हाउस राहु वाले धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, खुद नहीं मानते, अंदर से नहीं मानते, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, और ये हो गया, वो हो गया। घर में 24 घंटे हमने मंत्र जाप चला रखे हैं, फोन करो तो डायलेट टोन में भगवान की दिया भजन वजन आता रहता है, बट मानेंगे कितना? सीरियस कंसर्न। अगर कोई और प्लैनेट साथ दे रहा है, सपोर्टिव है, देन दे विल बी स्पिरिचुअल। अदरवाइज राहु का काम प्रचार प्रसार करना है, मानना नहीं। ये बात ध्यान रखिएगा। दैट इज व्हाई वी ऑलवेज से राहु इन 9th हाउस इज नीच का एंड केतु इन 9th हाउस इज एक्सॉल्टेड। ओके, अंडरस्टूड? नाउ 10th हाउस ओनर इज सैटर्न। सैटर्न ही सिग्निफिकेटर है, ओनर भी वही है। मार्स इज एक्सॉल्टेड, जुपिटर इज इन डेबिलिटेशन। नाउ समझ में आया कि भैया ये हो क्या रहा है? व्हाई मार्स is exalted in 10th house. मार्स क्या है? एक्शन। सैटर्न क्या है? कर्म। कर्म स्थान में ही तो एक्शन करोगे। नींद में कौन एक्शन में रहता है? When you are sleeping, you are not in action, ना? You are sleeping, correct? And when you are not sleeping, and at your workplace, you are in action. काम की जगह तो एक्शन चाहिए। That is why Mars is exalted. Okay? That is why Mars is exalted. Saturn कर्म का देवता, ओनर, correct? Now Jupiter is the planet which is not happy in 10th house. क्यों? Jupiter is धर्म का देवता। कर्म के स्थान पे धर्म कौन करता है? बिजनेस में या ऑफिस में जाके वर्क करते हैं, जॉब में, अब धर्म स्थान पे नहीं है। इट इज अ प्लेस फॉर कर्मा। अब कर्मा में तो आपके पास आपको कंपटीशन मिलेगा, आपको चैलेंजेस मिलेंगे, एंड यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, यू नीड टू हैंडल द चैलेंजेस, यू नीड टू विन यू नीड टू विन द बैटल। कंपटीशन में जीतना है आपको, और जीतने के लिए आपको जो भी करना पड़ेगा, साम दाम दंड भेद, वो करना ही पड़ेगा। और अगर वो करना है, इफ इट इज रिक्वायर्ड, तो आपको धर्म छोड़ना पड़ेगा। इसलिए 10th हाउस ऑफ कर्मा। ओके, डन। और वहां मंगल उच्च का होता है, लेकिन धर्म का मालिक जुपिटर वहां अच्छा नहीं, तो उसको कोई वैल्यू नहीं करता। नेक्स्ट, हाउस नंबर 11 ओन्ड बाय सैटर्न, सिग्निफिकेटर इज जुपिटर।
11वां घर भी जुपिटर के सिग्निफिकेशन लिस्ट में आता है, बट वहां जुपिटर की वैल्यू इज ऑलमोस्ट नील। 11th हाउस जुपिटर इज नॉट गुड एट ऑल। तो किताबों में लिखा बहुत अच्छा होता है, मेरा एक्सपीरियंस है 11वां जुपिटर निहाल नहीं करेगा किसी को, उसको बिना सपोर्ट के चल ही नहीं सकता। 11th हाउस ऑफ योर इनकम, मनी 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 मनी, दैट इज 11th हाउस, ठीक है। 12th हाउस ओन्ड बाय जुपिटर, को लॉर्ड राहु, सिग्निफिकेटर बुध, ओके। सो दैट मीन्स 12वें घर में अगर राहु बैठा है तो इट इज सिग्निफिकेटर, एक तो बुरा है और इसको रोक पाना इट इज वेरी वेरी टफ। ये अपना डेफिनेट रिजल्ट देगा ही देगा। If Jupiter is in 12th house, it is significator and owner as well. Jupiter 12th house is very good. Rahu 12th house is very bad. अब आप कहेंगे यार उल्टा ही बना देते हैं, राहु को 6th हाउस का सिग्निफिकेटर दे देते हैं और केतु को 12th हाउस का दे देते हैं, कोई झगड़ा तो नहीं होता। बोले एक तो ओनर है, को लॉर्ड है, ऊपर से सिग्निफिकेटर है और बोले खराब भी है। यही माया है, यही तो गेम है। There are places where humans are helpless, तो आप बदल ही लेते रिजल्ट को। और आप अगर बदल ही लेते हैं अगर आप बदल ही लेंगे तो then there is no difference between you and the God. That is why I always say in my first line, God is the final authority.